बहुत बहुत स्वागत है बिहार लाइव में आप सबका। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनाव तीसरे चरण का समाप्त हो गया है। अब तीसरे चरण के मतदान के बाद आपका क्या आकलन है, पहले तो ये बताएं। ना पहले चरण में ही आप ही लोगों ने चलाया था कि महागठबंधन का सीट ज्यादा हो रहा है। दूसरे चरण में भी यही है, तो हमको लगता है कि दोनों चरण से ज्यादा प्रतिशत तीसरे चरण में दिखाई दे रहा है। कारण कि महागठबंधन के पक्ष में पूरे मतदाता की गोलबंदी है। जैसे हम और आप अभी छपरा में बैठे हुए हैं, तो छपरा के 10 सीट हैं। 10 में जो फीडबैक मिला है जिला के हर कोने से, 7 सीट पर कहीं लड़ाई नहीं दिख रहा है, एकतरफा जैसा दिख रहा है। 3 सीट पर लड़ाई है, कंफ्यूजन है। हो सकता है कि कोई सीट हम हार भी जाएं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि अंततोगत्वा 10 में 10 सीट मिल सकता है। तो मिला जुला कर जो ये तीसरा चरण का चुनाव है, 50 सीटों पर चुनाव है, हम ये अंदाजा करते हैं कि मिनिमम 38 से 40 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाना चाहिए। आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी पटना में, जब आया था। और उस समय चुनाव का एक माहौल, शुरुआती माहौल था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, लेकिन प्रथम चरण आते आते चीज़ें बिल्कुल बदल गई। क्या वो कारण थे, क्या वो रीजंस हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं सियासी तौर से आप देखते हैं, जो बदलाव जो आप कह रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये स्थिति है, क्या कारण है कि वो चीज़ें बदली? देखिए, नीतीश कुमार के जो समर्थक मतदाता हैं उनकी गोलबंदी, अब उसमें आप कह सकते हैं महादलित मतदाता, कह सकते हैं अति पिछड़ा मतदाता, कह सकते हैं कुर्मी अवधिया मतदाता, इन लोगों की गोलबंदी। और जो लालू जी के मतदाता हैं जो शिथिल हो गए थे, उनमें उत्साह, ये दोनों एक साथ मिल गया। और दोनों एक साथ मिलने का मतलब ये हुआ कि बिहार में 70% मतदाता एक तरफ हो गए और 30% एक तरफ हो गए। इसके अलावा वोट का जुड़ना घटना उम्मीदवार पर भी निर्भर किया है। जहां उम्मीदवार हैं जो बीजेपी का, जिसको अपना बेस्ट वोट लोग मानते हैं, उसमें से भी 50% 60% लोग लेते, तो वहां तो स्थिति बहुत ही बेहतर है। लेकिन जहां नहीं भी है, सिर्फ महागठबंधन अपने आधार पर लड़ रहा है, वहां भी 70 और 30 का रेशियो है। आप कह रहे हैं कि लालू जी के जो समर्थक थे वो शिथिल हो गए थे, उनमें उत्साह आया। तो ये शिथिलता से उत्साह का कारण क्या रहा? बहुत दिनों तक लालू जी के समर्थक सत्ता में रहे हैं। कम दिनों से सत्ता के करीब भी लालू जी हैं। लालू जी भी बहुत दूर थे। तो सत्ता के घाटा और नफा का हमको लगता है कि मतदाताओं ने हिसाब किया है, और वो लोग अपने शिथिलता को अपना चूक स्वीकार किए, और इसीलिए अपने चूक को सुधारने के लिए उन लोगों में उत्साह वर्धन हुआ है, और उत्साह के साथ वो लोग इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जब लालू जी के साथ आए और लालू जी ने जब महागठबंधन बनाया, तो कुल मिलाकर के ये एक जातीय गोलबंद करने का, जातियों को गोलबंद करने का भी गठबंधन था। साथ ही साथ जो धर्म आधारित, जो खास करके मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये महागठबंधन बना। तो क्या ये महागठबंधन जाति और धर्म के समीकरण जो बनाया आपने, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ? नहीं, इसको जाति और धर्म से मत सोचिए, इसको सामाजिक समीकरण से जोड़िए। और सामाजिक समीकरण गोलबंद हुआ, और गोलबंदी का लाभ तो मिला ही है, इसलिए इसको जाति और धर्म पर बांटने की जरूरत नहीं। जाति और धर्म के बांटने से समाज बिखरेगा, टूटेगा। कुछ लोग भावनात्मक बात बोलकर लोगों का भावना भड़काते हैं, लेकिन महागठबंधन के किसी ने भावना को भड़काया नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मिलजुल कर सरकार बने, चले, क्योंकि जब तक समरस समाज नहीं होगा, तब तक कोई भी सरकार बेहतर काम नहीं कर सकती है। वही नीयत है और वही फार्मूला भी। आप लालू जी के साथ हैं। लालू जी के तेरसिया को पहले भाषण को मैंने सुना था, वो उन्होंने कहा था कि ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है। और ये तब उन्होंने कहा था जब मोहन भागवत का बयान आ चुका था, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो लालू जी ने ये भी कहा वहीं पे कि ये आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों की भी लड़ाई है। नहीं, देखिए ना, आरक्षण का विरोध जातीय आधार पर नहीं हुआ है। जिस दिन आरक्षण लगा, मंडल आयोग का सिफारिश लागू हो, तो लागू करने वाला कौन था? देश के प्रधानमंत्री उस समय थे स्वर्गीय बीपी सिंह। वो किस जाति के थे? पिछड़ा में अपन को मानते हैं।
वो अग्रे जाति के थे, उनका लागू किया हुआ था, तो फिर उसमें अग्रे पिछड़े का सवाल कहाँ से आ गया? अगर वो अपने को अग्रे मानते तो मंडल आयोग का सिफारिश लागू ही नहीं होता। इसलिए जो पिछड़े के रूप में देख रहे हैं उनका नजरिया गलत हो सकता है। हम ये मानते हैं कि गरीबों के उत्थान के लिए, उनके आर्थिक मजबूती के लिए, उनके शैक्षणिक योग्यता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ये आरक्षण आवश्यक था, इसलिए लागू हुआ। लेकिन लालू जी ने तो इसको अगरा पिछड़ा का मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अगले लोकसभा के चुनाव में बहुत से बातों को कहा, अंत में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि जुमला है, तो मान लीजिए वो भी लालू जी का जुमला होगा। हकीकत में वो चीज नहीं है। आप ये नहीं, लालू जी भी नहीं चाहेंगे या कोई भी इस राज्य का और देश का नेता नहीं चाहेगा कि जात और धर्म के आधार पर समाज बंटे। सब लोग चाहेंगे कि मिलजुल कर समाज चले। लेकिन अगर हम नालंदा के प्रधानमंत्री के भाषण को देखें, उसके बाद जो उन्होंने बक्सर में कहा, उसके बाद जो लगातार वो रैलियां करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, लालू जी ये सब साजिश कर रहे हैं आरक्षण को खत्म करने की। हतोत्साह प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और सच पूछिए तो इस देश में बहुत ऐसे प्रधानमंत्री बैठे कुर्सी पर जिनके बैठने से कुर्सी की शोभा बढ़ी, गरिमा बढ़ी। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, यहाँ चंद्रशेखर जी हुए, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, मुरारजी देसाई हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी की गरिमा समाप्त कर रहे हैं। इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री ना तो देश में कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि वो अति पिछड़ा का बेटा है इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए, तो जो विरोधी हैं वो नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। लालू जी इसीलिए गुस्सा है, नीतीश जी इसलिए गुस्सा है कि 30 साल से ये लोग जहर जाति का बोल रहे थे और फायदा अति पिछड़ा का बेटा कैसे ले गए। ये सर्वेक्षण करना होगा, क्योंकि उनका जो जाति था लोकसभा के चुनाव में वो जाति बदल गया यहाँ विधानसभा के चुनाव में। पता नहीं फिर अगला चुनाव आएगा तो उसमें कौन जाति के हो जाएंगे। इसलिए जब तक उनके जाति का सर्वेक्षण नहीं कराया जाएगा, गंभीरता से पता नहीं किया जाएगा, तब तक उनके असल जाति का पता नहीं चलेगा। ये चुनाव का माहौल देखकर किसी जाति का बन जाते हैं और उनके यह बोलने से जात पात की बू फैलती है पूरे समाज में, जो उनको नहीं बोलना चाहिए। वो समाज में पहले से, आज बिहार में जब कोई राजनेता, वो गुजरात से आए, अमित शाह भी गुजरात से आए, उनको बिहार में जब उनको सियासी लड़ाई लड़नी पड़ी तो उन्होंने शुरुआत की विकास से, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पे तो अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, यहाँ जातीय समीकरण के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने समीकरण बनाया। वो तो कहते हैं कि जो माहौल था उस माहौल के हिसाब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देश का कौन हिस्सा है जहाँ जात पात की बात नहीं होती है? हर राज्य में होती है। अब बहुत सी जातियां हैं जिसको हम लोग जानते नहीं है। यहाँ का जाति साफ सुथरा है, राजपूत, ब्राह्मण, भुंजार, तेली, इसलिए सब लोग समझ जाते हैं। लिंगा कलिंगा चलता है तो क्या है, लिंगा के नेता फलाने हैं तो कलिंगा के नेता फलाने हैं, हर राज्य में वही है। यहाँ का चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी बात को लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसलिए यहाँ लोग कहते हैं जात पात की बात। सच पूछिए तो यहाँ जात पात की लड़ाई नहीं होती है, यहाँ सामाजिक समीकरण की लड़ाई होती है। जिसको सोशल इंजीनियरिंग, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब मिले थे, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं लोग, आप वही कह रहे हैं कि ये सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग ही नए तरह से हुआ है इस बार भी। बिल्कुल इसको मान सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग है, और वही सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक समीकरण भी कहता है। वो सामाजिक समीकरण ही है, यहाँ कोई जात पात की लड़ाई नहीं। जो एक बात लगातार आ रही है कि यहाँ पे लड़ाई विकास की, हमने भी सुना नीतीश जी भी विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे उसका असर कम दिखाई दे रहा है। यहाँ समीकरण ज़्यादा प्रभावी, क्या कारण है कि जातीय समीकरण, इसके बावजूद कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं या बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं अभी भी उससे काफ़ी लोग मीलों दूर हैं, बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पे, ये सब लोग मानते हैं। क्या कारण है कि वो मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं, लेकिन समीकरण जो है या तो आपको चुनाव जीता देता है या हरा देता है? नहीं, यहाँ विकास भी मुद्दा है। नीतीश कुमार ने जनता का विश्वास हासिल किया है। गाँव में पहले 1 किलोमीटर भी सड़क कहीं पक्कीकरण नहीं दिखाई देता था। आज की तारीख में अगर कोई सर्वे करे तो हम नहीं कहते हैं 100%, लेकिन 80% ग्रामीण इलाकों के सड़क का निर्माण हो चुका है। जो मुख्य सड़कें हैं पटना को जोड़ने वाला, कोई ऐसा बिहार का सड़क नहीं जहां से चलकर अंतिम छोर से 4 घंटे में पटना नहीं पहुंचा जा सके राजधानी। तो इसलिए ये बात नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य में यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का शाखा खुला। अभी मुख्यमंत्री ने जो सबसे बड़ा इस देश में अभी चल रहा है, क्या नाम है, हरियाणा का
वेदांता के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर उन्होंने शिलान्यास किया है, जो बहुत दिनों में कम। यही ना स्वास्थ्य की सुविधा है। सदर अस्पताल यहीं छपरा में जाकर देखिए, डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, बिजली रहती है, दवा उपलब्ध रहता है, सब कुछ रहता है। प्रखंड स्तर पर जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर बराबर। जो कल था और जो आज है, बिहार में भारी अंतर है। कल जरूर गिरावट था, आज बहुत सुधार है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सुधार है। तभी तो जनता का विश्वास नीतीश कुमार ने हासिल किया है। जिस जाति के वो आते हैं, जिस जाति के आधार पर चुनाव होता, तो उनकी जाति मुट्ठी भर भी नहीं है इस बिहार में। लेकिन ये तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जाति के आधार पर नहीं, यहाँ सामाजिक समीकरण और विकास के आधार पर ही मतदान होता है, और उसी आधार पर लोग नेता को पसंद भी करते हैं। कह रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको विकास करना है तो आपको राज्य में भी जो सरकार केंद्र में है उसके साथ तालमेल बिठा के चलना होगा। इसलिए एक मौका दीजिए बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए एक मौका दीजिए। जनता का उन्होंने विश्वास खो दिया है, इसलिए जनता उन पर भरोसा नहीं कर सकती है। इसलिए कि जिस समय सांसद का चुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाकर सबके खाता में 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। जिसके घर में 5-7 सवांग था, 5-7 खाता था, रात भर गिनते रह जाता था रुपया, 1 पैसा का दर्शन, 15 रुपया का दर्शन नहीं हुआ। विश्वास उन्होंने खोया। उन्होंने कहा शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने का, उन्होंने चिट्ठी निकाल दिया कि 2 बरस तक कोई नियुक्ति नहीं होगी इस देश में। उन्होंने कहा था कि 56 इंच का सीना है, और जितना 10 साल के मनमोहन सिंह के राज में सीमा पर गोलाबारी नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इनके 1.5 वर्ष के राज में गोलाबारी हुआ। तो जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया। महंगाई घटाने के बदौलत इन्होंने महंगाई बढ़ा दिया। दाल नहीं मिलता है, प्याज नहीं मिलता है। तो जब जनता का विश्वास ही नहीं रहा उन पर, तो जनता उनको मौका कैसे देगी? आपको क्या लगता है, ये जो यहाँ पे जो आप बिहार में जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे महंगाई मुद्दा है, विकास मुद्दा है, जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है जमीन पे, ये क्या चीज, इन तीनों में से क्या ज्यादा हावी है? ये सब कुछ मिला जुला कर चुनाव हो रहा है, कोई इसमें से अलग नहीं है। महंगाई से गरीब तबका त्रस्त है। 15 लाख रुपया का उम्मीद लोग लगाकर बैठे हुए थे, 15 नया पैसा का दर्शन नहीं हुआ, इससे लोग क्षुब्ध हैं। और यहाँ पर जातीय समीकरण नहीं, सामाजिक समीकरण, इसको बदलिए, जातीय मत कहिए, धर्म से मत जोड़िए। ये सामाजिक समीकरण है जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, और हर वर्ग के लोग शामिल होकर यहाँ सामाजिक समीकरण के आधार पर मतदान होता है और चुनाव होता है। जो आप जिसको सामाजिक समीकरण या तमाम लोग जिसको देख रहे हैं, असल में बिहार के सियासत के बारे में लगातार ये चर्चाएं रही। आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, खबरें आप भी देखते होंगे कि बिहार तक जाति के समीकरण से उबर के विकास पे, या जो रोड मैप होना चाहिए डेवलपमेंट का, या जो पब्लिक एजेंडा, पब्लिक के जो इश्यूज हैं, उस पर नहीं जा सकता है। कितना आप तो बहुत दिन से सियासत में हैं, इतने दिन से आप सियासत, खुद आप चुनाव कई बार जीते हैं, सांसद रह चुके हैं, आप जानते हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो अब प्रधानमंत्री भी आके कह रहे थे कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, तो ये लगता नहीं है कि बिहार यहाँ से निकलना नहीं चाहता, या बिहार की जनता ही इस तरह की है कि जो सामाजिक समीकरण में, जिसको आप सामाजिक समीकरण कह रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा है? ये अगर प्रधानमंत्री इतनी छोटी बात करते हैं तो ये उनसे पूछिए कि उसका उत्तर दें कि इतना बड़ा पद पर बैठकर इतनी छोटी बात वो करते क्यों हैं। एक दूसरा, विकास की बात आपने कहा, हमने रोड, बिजली, सड़क, देखिए यहाँ 22 घंटा बिजली रहता है, और 80% गाँव में बिजली जलता है। जो 20% गाँव बाकी है उसमें पोल और तार गिर चुका है, काम हो रहा है। यानी ये लगता है कि 2 से 4 महीने के अंदर 100% गाँव में यहाँ बत्तियाँ जलेगी। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार विकास नहीं है? ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिजली का उत्पादन भी कई जगह शुरू नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में। अगर हमारे यहाँ नहीं है, अगर सरकार खरीद कर ही देती है तो देती तो है, लोगों को उपलब्ध तो है, लोग उसका लाभ तो उठाते हैं। गाँव के लिए, गाँव के उपभोक्ता नहीं। आप चुनाव में सिर्फ आए हैं, इसलिए आपको चुनाव तक की दिखाई दे रही है। हम लोग यहाँ पैदा लिए हैं, यहीं रहते हैं, मरेंगे उस दिन यहीं पर मरेंगे। हम इसका लाभ और हानि उठाते हैं। हम ना सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, बल्कि हम यहाँ के जनता भी हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 22 घंटा बिजली का लाभ हम लोग उठाते हैं। शिक्षा को उन्होंने बहुत बेकार कर दिया। यहाँ पे अयोग्य शिक्षक की भर्ती हो गई, जिससे लोगों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबका टीईटी हो चुका है, सबका परीक्षा हो चुका है, सब उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब उनको अयोग्य कहने पर गाली देने के समान होगा। इसलिए जो लोग परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो गए, उन्हें गाली देना उचित नहीं। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो कहते हैं कि यहाँ जंगल राज होगा। किस एक जाति को इंगित करके वो लोग गाली दे रहे हैं। इसीलिए वह जाति, हमने कहा ना कि उत्साह में लालू जी के वोट अड़ा गए हैं।
जितना ही नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के लोगों ने गाली दिया है, उतना ही वो लोग उत्साह में उनको पराजित करने में लग गए। जंगल राज जब कहते हैं तो क्या आपको लगता है ये वाकई एक जाति विशेष का है, या लॉ एंड ऑर्डर जिस उस समय में जब लालू जी की सरकार थी, यहाँ पे लॉ कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, वो लोगों को याद करवा रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ तुलना कर लीजिए बिहार में, मध्य प्रदेश में तुलना कर लीजिए, बिहार में गुजरात में तुलना कर लीजिए, बिहार में और गोवा में तुलना कर लीजिए, बिहार और हरियाणा में, जहाँ जहाँ बीजेपी का शासित राज्य है वहाँ से बेहतर विधि व्यवस्था यहाँ पर कायम है। साथ ही दिल्ली का शासन तो स्वयं प्रधानमंत्री चलाते हैं। यहाँ चलती हुई कार में रेप की घटना तो नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में तो कोई ऐसा महीना नहीं बीतता है कि चलती हुई कार में रेप की घटना नहीं हो। जिस देश का प्रधानमंत्री बहनों का और बेटियों का आबरू सुरक्षित नहीं कर सके, वो लॉ एंड ऑर्डर पर बात करता है, उससे बड़ा बेशर्मी कोई हो सकता है क्या? पहले दिल्ली का बात देखकर वो तब देश की बात करें। कहते हैं लगातार प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और आप पे हमला भी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बिहार से लोग पलायन करते हैं। बिहार में आबादी ज्यादा है, शिक्षण संस्थाएं भी यहाँ खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्था खोल रहे हैं। बहुत लोग निजी अपने संस्था के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जाइए महाराष्ट्र में और कर्नाटका में तो जाकर देखिए कितने सरकारी हैं, सारे तो निजी हैं। तो निजी के पैटर्न पर यहाँ भी निजी खुल रहा है। यदि कम होगा तो यहाँ होगा, आबादी के अनुरूप होगा। यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। कई ऐसे प्रांत हैं जो 3 करोड़ के प्रांत हैं। तो 3 करोड़ और 10 करोड़ में आप अंतर नहीं समझते हैं। जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ के सरकार को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। 25 साल के का आप कह रहे हैं, 1.5 साल में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों का भरोसा उठ गया है। यहाँ पे 15 साल लालू जी की सरकार रही, 10 साल नीतीश जी ने सरकार चलाया। वो कह रहे हैं कि आप पहले 25 साल का हिसाब दीजिए, 25 साल में बिहार को आप कहाँ ले गए? 15 साल जो लालू जी का रहा, जब लोगों का विश्वास लालू जी नहीं जीत सके, तभी तो नीतीश कुमार जी आए। और नीतीश कुमार जी ने 10 साल में विश्वास जीत लिया, तब तो उनको 5 साल का और फिर लोग मौका देने जा रहे हैं। इसमें विवाद कहाँ है? वो किस 15-25 साल का हिसाब मांग रहे हैं? वो 1.5 साल का हिसाब तो दे पहले। जो लोग गए हैं बहुत लाना संभव। कोई कह रहा है कि इस देश के अंदर में ही काला धन है। कौन है झूठा? देश का प्रधानमंत्री झूठा, देश का गृह मंत्री झूठा। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर में आ जाएगा। देश के सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठा, जो जुमला कह के संबोधित कर रहा है। विश्वास उन लोगों ने तोड़ा है, नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में विश्वास जीता है। एक तो आप दावा करते हैं, कहते हैं सामाजिक न्याय और एक विकास को लेके ये सरकार आप बनाने जा रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं, और उसी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। 3 चरण का मतदान हो चुका है, 4 और 5 बाकी है। ये जो विकास के साथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कहते हैं सामाजिक न्याय जो है या पारिवारिक न्याय तक सीमित होकर रह गया। किस बात का पारिवारिक न्याय आप कहते हो तो बताइए। लालू जी अपने सिर्फ 2 बेटे को देख रहे हैं, उसी से सामाजिक न्याय होता है। अगर लालू जी के 2 बेटे की बात की जाए तो सीपी ठाकुर का बेटा को टिकट मिला है, वो क्या कहा जाएगा? हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा को मिला है, वो क्या कहा जाएगा? अश्वनी चौबे के बेटा को मिला है, वो क्या कहा जाएगा? गंगा प्रसाद के बेटा को मिला है, वो क्या कहा जाएगा? ये पारिवारिक न्याय की बात नहीं हुई। लालू जी का बेटा राजनीति में है, बरसों बरस से गांव में जा रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, लोगों को संगठित कर रहा है। यदि सबके बेटा के लड़ने का अधिकार है तो लालू यादव को भी बेटा के लड़ने का अधिकार है। बेटा, बेटी, पत्नी, तमाम लोग, ये परिवार, आपको लगता है कहीं ना कहीं लगता है कि ये इससे मैसेज गलत जाता है? सामाजिक काम में जो रुचि ले, पूरा परिवार रुचि ले तो पूरा परिवार उसका हकदार बनता है, और जो रुचि नहीं ले कोई हकदार नहीं बनता है। लालू यादव का अगर पूरा परिवार सामाजिक काम में रुचि लेता है, लोगों के दुख सुख में सहभागी होता है, तो उसका अधिकार बनता है। इस पर टिप्पणी करने को किसी को अधिकार नहीं है। वो तो जनता निर्णय करेगी कि हम जितावे कि नहीं। यदि जीत जाएगा तो जब समझिए कि जनता ने स्वीकार किया, हार जाएगा तो समझिए कि जनता ने अस्वीकार किया। आज चुनाव तो आज बीत गया, और हम आपको कहते हैं कि दोनों जगह से लालू जी के बेटा दोनों जगह से चुनाव जीत चुके हैं। जनता ने स्वीकार किया है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के अलग अलग 49 सीटें थी। यहाँ पे इसमें तीसरे चरण में 50 सीटें हैं। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आप कुल मिलाकर के अभी तक 81 और 50 जो अब तक चुनाव हुए, जिसमें मतदान हो चुके हैं, आपको कितना फीसद, कितना 3 चरण में जब हिसाब कीजिएगा आप, तो जाकर पूरे हर जिला का समीक्षा कर लीजिए, लगभग 100 सीट इस 3 चरण में हो जाएगा। और जब
2 चरण और हो जाएगा तो 160 से ज्यादा सीट महागठबंधन को मिलेगा और 2/3 बहुमत से महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी। ये ठीक उसी जो आप दावा कर रहे हैं, इसी तरह का दावा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पटना में किया। आपके दावे में और अमित शाह के दावे में क्या अंतर है जाइए? उदाहरण के रूप में बताते हैं, एक विधानसभा चुनाव छपरा जहां आज मतदान हुआ है, अमित शाह आकर एक चुनावी मीटिंग कर गए, उसके बाद 18 घंटा का कार्यक्रम बना इस छपरा में मॉनिटरिंग करने के लिए, 12 घंटा में भाग गए। नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम इस छपरा में था, प्रोग्राम नहीं हो सका। इस लोगों ने उनको समझाया, जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, कि अगर जाइएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, वहां का सीट हार जाइएगा तो आप ही के पार्टी में लोग कहेंगे आपकी आप कुर्सी, आपका व्यक्तित्व घट गया, आप रिजाइन कीजिए। तो जाकर मढ़ौरा एक प्रखंड में जाकर मीटिंग किए। इससे आपको नहीं चलता है कि हमारे बात में दम है और अमित शाह के बात में दम नहीं है? अमित शाह भाग रहे हैं और हम जो ऐसे हिम्मत के साथ बैठ रहे हैं, तो ये आपको अंतर नहीं बुझाता है? अमित शाह भागे हुए आदमी हैं, बिहार के लोगों ने उनको चहेट दिया है, रास्ता पकड़वा दिया है, पटना तक पहुंच गए हैं, पटना से गुजरात लौट जाएंगे। आपके गठबंधन को प्रधानमंत्री कह रहे हैं महास्वार्थ गठबंधन। बेजुबान प्रधानमंत्री हैं, बेलगाम प्रधानमंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के माँ को गाली दे सकता है। डीएनए का मतलब क्या होता है? देश का प्रधानमंत्री इतना घटिया स्तर का गाली दे संवैधानिक पद पर बैठने वाले मुख्यमंत्री को, उसी प्रधानमंत्री के जुबान से निकली हुई बात की चर्चा करते हैं। वैसा तो हमारे यहाँ का चरवाहा भी नहीं बोलता है। हमारे यहाँ के चरवाहा से भी बदतर देश का प्रधानमंत्री हो गया है। वो कह रहे हैं कि आप तंत्री के पास नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहाँ लालू के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। तो ये किस तरह का गठबंधन है जहाँ एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ में काम कर रहे हैं? वही तो हम बोल रहे हैं कि तो उतना यहाँ का भैंस चराने वाला चरवाहा भी नहीं बोलता है जितना इस देश का प्रधानमंत्री। तांत्रिक के यहाँ, साधु के यहाँ जाना क्या अन्याय है? हम लोग भी जाते हैं, काहे नहीं जाएंगे? हमारा विश्वास, हम मंदिर में जाते हैं, पत्थर की मूर्ति, शंकर मिलते नहीं है। हमारा आस्था है कि इस पत्थर के मूर्ति में शंकर निवास करते हैं। हम जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये कौन सा ऐसा बुरा चीज हो गया? आप जाके वहाँ पे लालू जी के खिलाफ अगर वहाँ वो कह रहे हैं कि मुर्दाबाद का नारा, इसका कोई वो सब कंप्यूटर पर बनाकर मोदी का लोग चला रहा है, वो सब कोई उसमें सच्चाई नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है कि बिहार का 25 साल में विकास नहीं हुआ, इसको आप कितना मानते हैं? और आपको लगता है कि बिहार वाकई ट्रैक पे, इस बार जो दावे किए जा रहे हैं कि बिहार को हम एक विकसित राज्य बनाएंगे, एक मौका दीजिए, इस दोनों के बीच बिहार को जितनी केंद्र की सरकारें हुई है वो नुकसान पहुंचाती है। अभी चुनाव का समय था, 8 महीने से प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा देश के प्रधानमंत्री ने इसलिए रोक दिया कि यहाँ काम होगा तो नीतीश कुमार को उसका श्रेय मिलेगा। तो जब देश का प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार जानबूझकर इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करती रहेगी तो विकास तो अवरुद्ध होगा। ये तो नीतीश कुमार का क्रेडिट है कि अन्य स्रोतों से, अन्य संसाधन जुटाकर, कर्ज लेकर बिहार में सड़क पुल का निर्माण करवा दिया। ये तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए बिहार की जनता को कि कर्ज लेकर भी उसने करवाने का काम किया है, जबकि उसका जो हिस्सा है वो हिस्सा नरेंद्र मोदी रोक रहे थे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमने 1,65,000 करोड़ का हमने पैकेज दिया है बिहार के लिए, बिहार को विकास करने के लिए। अब तो उसको झूठा कहिए चुके हैं, अब लबरा कह रहे हैं। देखिए, ये सड़क जो है छपरा से हाजीपुर, 3 साल से इसका निर्माण काम शुरू है और पैकेज में इसका जिक्र किया है। आरा में जो पुल का शिलान्यास किया, इसलिए शिलान्यास के बाद काम नहीं हो सका कि बीच में जमीन प्राइवेट पड़ता था, लोग हाई कोर्ट में केस कर दिए। तो फिर दोबारा आकर शिलान्यास किया, कह रहा है कि ये हमारे पैकेज में है। अबे लबरा से शब्द भोजपुरी में कोई मिल नहीं रहा है कि उसको हम कहें। इतना लबरा देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ, एकदम झूठ बोलता है। जो बिहार को मिलता है 15,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वह कम दे रहा है। BRGF का पैसा काट दिया, इंदिरा आवास में कटौती कर दिया, सब पैसा तो काट रहा है, मनरेगा का पैसा समाप्त कर दिया। 15,000 करोड़ रुपया बिहार को जो प्रति वर्ष पहले से मिलता आ रहा था उसमें कम कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार के साथ धोखा वो दे रहे हैं और बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1,65,000 करोड़ का जो हमने पैकेज दिया, अगर तो यहाँ जो उन्होंने लालू जी पे सीधा हमला बोला कि चारा चोर, उन्होंने उनको कहा कि भ्रष्टाचार के में लिप्त लोग यहाँ पे है, इस पैसे का दुरुपयोग होगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं विकास हो तो जो हमने पैकेज दिया है वो आप, उसका फायदा आप तक पहुंचे तो आप एनडीए को वोट दें। हमने पहले कहा ना कि उन पर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। वो कुछ भी कहेंगे, बिहार के लोग समझ चुके हैं कि बिहार के साथ ये धोखा कर रहे हैं, इसलिए उनके बात पर न भरोसा करेंगे न उनको वोट देंगे और उनको पूरे बिहार में 50 से कम सीट आएगा। चारा घोटाले को लेकर कन्विक्टेड है लालू जी, इसको आप नकार नहीं सकते। एक ऐसा तथ्य है कि भ्रष्टाचार में वो कन्विक्टेड है।
तो सजाई है तभी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर सजाई नहीं होते तो मुख्यमंत्री के दावेदार होते इस राज्य के। तो क्या लोग क्यों नहीं यकीन करेंगे? फिर आप अगर कह रहे हैं कि लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे अगर भ्रष्टाचार का मसला हुआ है? केंद्र की सरकार जब जब रहती है तो राज्य की सरकारों को अपने शिकंजा में लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती है। उस घटना का भी जांच सीबीआई ने किया था और केंद्र सरकार के इशारे पर लालू यादव को फंसाने के लिए किया था। अगर यही है तो मध्य प्रदेश में भी तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ घोटाला हुआ है। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? वो साधु बन गए हैं, लालू यादव चोर बन गए हैं। ये इस्तेमाल हुआ है, केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया लालू यादव के खिलाफ अपने शक्ति का, सीबीआई का, और लालू यादव को झूठे मामले में फंसाया गया। लालू यादव को अगर किसी ने फंसाया है तो जिनके साथ आज गठबंधन है नीतीश कुमार, लालू जी भी पहले भी इस तरह के बयान आए कि नीतीश कुमार ने सारे मामले को, और नीतीश कुमार भी उसमें कहीं न कहीं आए। आपको लगता है कि ये आपसी सिर्फ जो ये इस बार का जो गठबंधन है इन चीजों को दरकिनार करके सत्ता के लिए लड़ा जा रहा है? बिल्कुल दरकिनार करके लड़ा ही जाता है, लेकिन इसको सत्ता के लिए मत कहिए। चूंकि बिहार को बिहारी गुजरात नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई गुजराती बिहार पर टेढ़ी निगाह से ना देखे, गुजराती कोई बिहार में अपना वर्चस्व कायम ना करे। इसलिए मिलजुल कर वैसे लोगों को, जिन लोगों से देश टूटने का खतरा है, समाज टूटने का खतरा है, उन लोगों को बिहार से बाहर किया जाए। इसलिए मिलजुल कर ये लोग लड़ रहे हैं। आप उस पीढ़ी के नेता हैं जिस पीढ़ी में जॉर्ज फर्नांडिस बाहर से आके लड़े, यहाँ पे मधु लिमिये लड़े। आप बिहार और बाहर वाली जो बात है, ये कितना बिहार के सियासत के लिए कितना आप आज उचित मानते हैं? मधु समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी विचारधारा के लोग थे। नरेंद्र मोदी और गुजरात के लोग फासिस्ट हैं। फासिस्ट को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। आपने शरद यादव को बाहर से लड़ाया, मधेपुरा में लड़ाया, तो वो बाहरी नहीं थे। दो पैमाना क्यों? बिहार समाजवादियों को स्वीकार करती है। बिहार में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, शरद यादव भी समाजवादी हैं, इसलिए बिहार के लोगों ने स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी और उनका जमात फासिस्ट है, इसलिए बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अगले 2 चरण के मतदान के लिए आप क्या कहेंगे? जहां क्योंकि ये वो चरण अब होने हैं, एक तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी इन इलाकों में होना है, और 5वें चरण का जो मतदान है वो सीमांचल और कोसी इलाके में होना है, जहां बाहर से तबाही रहती है। जब बाहर, वहां पे किस तरह का समीकरण, वहां भी ये समीकरण काम करेगा या नए समीकरण को आप तलाशेंगे वहां? हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में लहर चल रहा है, और हमने पहले आपको कह दिया 2/3 बहुमत यानी 160 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीतेगी और 160 से ज्यादा जीतेगी। 8 नवंबर को हम आपसे फिर बात करेंगे। 160 सीटों का आपका दावा है। आप सुन रहे थे, इस वक्त लगातार लाइव हम बातचीत कर रहे थे। प्रभुनाथ सिंह जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनेता हैं, पूर्व सांसद हैं। इन्होंने कहा 160 सीटें जो है महागठबंधन के खाते में। 8 नवंबर को हम फिर इनसे बातचीत करें, बीच में समय मिला जरूर करेंगे, लेकिन अभी 2 चरण के और मतदान होने बाकी है। इस 2 चरण का मतदान किस तरफ जाएगा? क्या यहाँ से एक नए तरह की सियासत या नए तरह का अंगणित, नए तरह की केमिस्ट्री को फिर से ईजाद करने के प्रयास किए जाएंगे? प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा के बेटा है और वो नहीं लगाने देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि लालू जी, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी ये आरक्षण के खिलाफ, जो पिछड़ों को मिलता है, जो मिलता है, जो अति पिछड़ों को मिलता है, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जवाब क्या देंगे लालू जी जब जाएंगे मैदान में? जो बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये फैसला करना अब आपका काम है। आपका फैसला क्या होता है ये 8 नवंबर को हम जान पाएंगे। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।